गाइस, मैं आपके लिए स्टोरी का 4th चैप्टर लेके आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। अपनी छड़ी को इधर उधर घुमा रहे थे दादाजी। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनके पोते रात को भी घर में नहीं रुकते और दादाजी के पास में ही रामू काका भी खड़े हुए थे और वो काफी डरे हुए भी थे। कई बार दादाजी ने उनसे पूछा था कि वो दोनों नालायक कहाँ गए। रामू काका ने यही बताया था कि इस बारे में वो नहीं जानते और वो अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दक्ष और बंदिश घर के अंदर लिविंग रूम में जाकर खड़े हो जाते हैं तो दादाजी उनकी तरफ देखते हैं और फिर से अपनी छड़ी जमीन पर मार कर कहते हैं, अब तुम दोनों रात को भी चैन से नहीं सोने देते, रात को भी तुम दोनों घर में नहीं टिकते। दादाजी दक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, तू कहाँ गया था? एक तो तू ही मेरे साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताता है, अब तू भी अपने भाई की तरह रात को भी घर से जाने लगा। तभी दादाजी बंदिश की तरफ देख कर कहते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, दिन भर तुम ऑफिस में रहते हो, घर पर आने के लिए तुम्हें बार बार फोन करके बुलाना पड़ता है और अब तुम दक्ष को भी अपने जैसा ही बना रहे हो। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है कि ये बूढ़ा आदमी घर में एक कोने में पड़ा रहेगा और तुम दोनों अपनी मर्जी का करते रहोगे। तुम लोगों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, इस बूढ़े के साथ भी थोड़ा टाइम बिताया करो। तभी दक्ष अपने दादाजी के पास जाकर कहता है, दादाजी मैं तो घर में ही था, मैंने डिनर भी आपके साथ ही किया था, वो तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था इसीलिए मैं घर से बाहर चला गया। और फिर जब मैंने भाई के पास फ़ोन किया, उन्हें बताया कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है इसीलिए मैं आइसक्रीम पार्लर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो भी आइसक्रीम पार्लर के पास में ही है तो वो भी वहीं, इसीलिए हम सब वहाँ थोड़ी देर बैठ गए थे। हमें टाइम का पता नहीं चला, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। अभी दादाजी कहते हैं, क्या बात है, बहाने तो तुम बड़े अच्छे से बना लेते हो, तो आइसक्रीम कहाँ है, मैं भी तो देखूं। तभी चिराग अपने हाथ से एक पैकेट निकाल कर टेबल पर रख देता है और कहता है, दादाजी ये रही आइसक्रीम, दक्ष सर ने कहा कि मैं पैक करवा लूँ, वो सब घर पर आपके साथ ही खाएंगे। ये सुनकर दादाजी अपनी आंखें छोटी करके चिराग को देखते हैं और कहते हैं, तुम सब क्या मुझे पागल समझते हो? तभी दक्ष कहता है, ओहो दादाजी अब छोड़ भी दीजिए ना गुस्सा, देखिए हमारे सामने आइसक्रीम रखी हुई है, आप एक बार आइसक्रीम खाकर देखिए, आपका सारा गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। तभी दक्ष रामू काका की तरफ इशारा करके कहते हैं, इन्हें आइसक्रीम लाने के लिए कहो। तो रामू काका वो पैकेट लेकर किचन में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाउल में आइसक्रीम लेकर आते हैं और टेबल पर रख देते हैं। तो दक्ष एक बाउल उठाकर दादाजी को देता है और एक बंदिश की ओर चिराग की तरफ बढ़ा देता है, तो चिराग भी लेता है। फिर दक्ष एक खुद के लिए उठा लेता है। दक्ष रामू काका की तरफ देखकर कहता है, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे? तो रामू काका दक्ष की बात सुनकर कहते हैं, अरे बेटा ठंड लग जाएगी, कहाँ इस उम्र में आइसक्रीम खिला रहे हो? उनकी बात सुनकर दादाजी कहते हैं, इस उम्र का क्या मतलब हुआ? क्या तुम बुढ़े हो गए हो? तुम अपने साथ साथ क्या मुझे भी बूढ़ा साबित करना चाहते हो? सब के सब नालायक भरे हुए हैं यहाँ। ये सुनकर दक्ष की हंसी छूट जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो जानता था इस वक्त उसके दादाजी बहुत गुस्से में हैं। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो शांत रहता है। इधर बंदिश भी चुपचाप अपनी आइसक्रीम खत्म करके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके दादाजी उसे आवाज लगाते हैं, कहते हैं, बंदिश वहीं रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बंदिश
वहीं रुक जाता है। दादाजी की तरफ देखकर मुड़ता है तो उसके दादाजी कहते हैं, तुमने उसे ढूंढने के लिए क्या किया? तो बंदिश समझ जाता है दादाजी किसकी बात कर रहे हैं। बंदिश कहता है, दादाजी मेरे आदमी हर तरफ उन्हें ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कोई भी खबर मिलती है वो सबसे पहले मुझे ही बताएंगे। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, कितना टाइम हो गया तुमने ढूंढ नहीं पाए हो? तुम इतने कमजोर कब से हो गए? मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही तुम्हारी याददाश्त हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन तुम पूरी तरह से भी कुछ नहीं भूले हो। इसीलिए मुझे मेरा वही बंदिश वापस चाहिए जिसके नाम से सब थर थर कांपते हैं। बहुत हो गया, अब मुझे मेरे घर के सदस्य मेरे पास चाहिए। उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकालो। तुम थोड़े दिन के लिए उस लड़की को ढूंढना बंद करो, उन्हें ढूंढो। ये सुनकर बंदिश की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो जाती हैं, जो दक्ष देख लेता है। दक्ष अपने दादाजी के पास जाकर कहता है, दादाजी आप परेशान मत हो, हम बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी दादाजी कहते हैं, कैसे? 2 साल हो गए हैं मुझे अपने बेटे और बहू से और पोती से मिले हुए। क्या तुम चाहते हो मैं उनका इंतजार करते करते मर जाऊं? ये सुनकर बंदिश कहता है, दादाजी बस मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और जिसने भी ये सब किया है उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर दादाजी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इधर दक्ष और बंदिश अपने दादाजी को जाता हुआ देख रहे थे और फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं तो दक्ष बंदिश से कहता है, भाई हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? ये सुनकर बंदिश गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतना कमजोर है कि वो अपनों को ढूंढ नहीं सकता? ये मत भूलो, अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर दक्ष कहता है, मुझे मेरा वही भाई वापस चाहिए जिसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ भाई आप बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ उन्हें ढूंढने में लग जाइए, क्योंकि जब तक उनमें से कोई नहीं मिल जाता दादाजी शांत नहीं होंगे और उनकी तबीयत भी अब खराब हो रही है, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर बंदिश दक्ष की तरफ देखता है। तभी बंदिश का फोन बजता है। वो पहले घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 1 बज गए थे। इस वक्त फोन देखकर बंदिश थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी फोन उठा लेता है। उसके फोन उठाते ही उधर से आवाज आती है, बॉस मैंने उनका पता लगा लिया। ये सुनकर बंदिश सुन हो जाता है और उस आदमी से पूछता है, शेर खान क्या तुम सच कह रहे हो? तो उधर से आवाज आती है, मैंने पता तो लगाया है एक जगह के बारे में, शायद वहां पर आपके पिताजी हो सकते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वहां पर सिर्फ बड़े बॉस हैं या और कोई भी है, लेकिन कोई तो जरूर है। तभी बंदिश कहता है, ठीक है मैं वहां आता हूँ, तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ और उस जगह पर अच्छी तरह से अपनी नज़र बनाए रखो और देखते रहना वहाँ कौन आता है, उससे मिलता है, हर एक बात की डिटेल मुझे चाहिए। उधर से आवाज़ आती है, यस बॉस। फिर बंदिश फ़ोन रख देता है और चिराग की तरफ देखकर कहता है, पुणे जाने की तैयारी करो, जल्दी से चॉपर रेडी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी दक्ष बंदिश के पास आकर कहता है, भाई क्या हुआ है, आपको कहाँ जाना है? तो बंदिश दक्ष से कहता है, शायद हमें उनका पता मिल चुका है, मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। दक्ष कहता है, भाई मैं भी चलूँगा। तो बंदिश कहता है, यहाँ दादाजी के पास कौन रहेगा? तभी रामू काका कहते हैं, बेटा यहाँ मैं हूँ मालिक का ख्याल रखने के लिए, और मेरी राजन सर से बात हुई थी, उनकी रात को फ्लाइट है, शायद वो रात को यहाँ आ जाएंगे। राजन वापस आ रहा है और आपने मुझे बताया भी नहीं। तो रामू काका कहते हैं, सर अभी 1 घंटे पहले ही फ़ोन आया था। बंदिश कहता है, ठीक है दक्ष भाई वो सब छोड़िए, आप ये बताइए हमें कहाँ जाना है? तो बंदिश कहता है, हमें पुणे जाना है।
शेर खान ने एड्रेस भेजा है, शायद उसे वहाँ कुछ गड़बड़ लगी है। तभी दक्ष कहता है कौन सी जगह है भाई? तो बंदिश शुरू से अपना फोन दिखाकर कहता है यहाँ पुणे में आगा खान पैलेस के पीछे कोई बिल्डिंग है, वहीं का लोकेशन भेजा है। ये सुनकर दक्ष कुछ सोचता है और कहता है हाँ भाई ये हो सकता है, मैंने उस इंसान के बारे में पता किया था तो मुझे पता चला कि उस इंसान का पुणे में बहुत बड़ा बिजनेस है और उसके सिलसिले में वो अक्सर पुणे में आता रहता है। लेकिन मैंने अपने आदमियों से उस पर नज़र रखने के लिए कहा था कि वो आदमी जब भी पुणे में आए तो वो मुझे खबर कर दे, लेकिन उसने अब तक मुझे कोई खबर नहीं की। ये सुनकर बंदिश कहता है हो सकता है अब तक वो खुद पुणे में नहीं आया हो, उसने वहाँ पर सिर्फ अपने आदमी छोड़ रखे हों उन पर नजर रखने के लिए। और मानना पड़ेगा उसकी सोच को, उसने हमारे इतने पास हमारे अपनों को रखा हुआ है और हमें शक तक नहीं हुआ। हम हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारे इतने पास हो सकते हैं। ये सुनकर दक्ष कहता है हाँ भाई ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। चिराग वहाँ आकर कहता है सारी तैयारी हो गई है बंदिश, अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर दक्ष कहता है भाई क्या हमें दादाजी को बताना चाहिए? नहीं, हमें उन्हें कुछ नहीं बताना है, हम नहीं जानते वहाँ पर कौन है और कौन नहीं। अगर वहाँ कोई नहीं होगा, ये सिर्फ एक जाल हो हमें वहाँ बुलाने के लिए, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर दक्ष भी हाँ करता है और सब वहाँ से अपनी छत पर चले जाते हैं जहाँ पर उनका चॉपर तैयार था। वो सब जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं। चॉपर के अंदर जाने के बाद बंदिश से चिराग कहता है हमारे सारे हथियार यहाँ हैं। तो चिराग कहता है यस सर। 2-3 गन लोड करके बंदिश की तरफ फेंक देता है। बंदिश उन्हें पकड़कर अपने पैंट के पॉकेट में डाल लेता है और एक दक्ष की तरफ फेंकता है, तो दक्ष भी उसे अपनी पैंट के पॉकेट के पीछे टांग लेता है। वो सब पूरी तरह से तैयार थे। तभी बंदिश चिराग से कहता है शेर खान को मैसेज करो, हम पहुंचने वाले हैं और वो पूरी तैयारी के साथ रहे, हमें वहाँ जाते ही हमला करना है, मुझे किसी को भी सोचने समझने का टाइम नहीं देना। ये सुनकर चिराग मैसेज कर देता है। थोड़ी देर में वो सब पुणे पहुंच जाते हैं। खाली जगह पर उनका चॉपर लैंड होता है। चॉपर से उतरते ही वो सब जल्दी जल्दी एक ब्लैक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनकी गाड़ी के आगे भी 2 गाड़ियां थी जिनमें बॉडीगार्ड भरे हुए थे। वो सब गाड़ियां वहां से फुल स्पीड में निकल जाती हैं और थोड़ी देर में ही वो सब उस जगह पर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद बंदिश, दक्ष और चिराग बाहर निकलते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें वो जगह सुनसान ही नजर आ रही थी। बिल्डिंग के सिवा वहां पर कुछ नहीं था। तभी वहां पर शेर खान भी भागता हुआ आता है और बंदिश के सामने खड़ा होकर कहता है बॉस सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आपके ऑर्डर का इंतजार है। बंदिश अपने कदम आगे बढ़ा देता है और कहता है चलो चलकर देखते हैं अंदर क्या है। वो सब अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ हर एक तरफ बॉडीगार्ड फैले हुए थे और वहाँ पर एक बड़ा सा गेट था जो शायद सिस्टम से ही बंद किया गया था। तभी बंदिश अपने कदम रोक लेता है और शेर खान की तरफ देखकर कहता है इस गेट से शेर खान की तरफ देखकर कहता है हम इस गेट के अंदर नहीं जा सकते जब तक हम इसके पासवर्ड को हैक नहीं कर लेते। ये सुनकर चिराग कहता है सर लेकिन हम तो किसी हैकर को अपने साथ नहीं लेकर आए, तो ये कैसे होगा। तभी बंदिश चिराग से कहता है मेरा लैपटॉप दो। चिराग उसका लैपटॉप उसकी तरफ कर देता है। बंदिश लैपटॉप लेकर बड़े ध्यान से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाता है। कुछ 10 मिनट बाद ही बंदिश कहता है पासवर्ड खुल चुका है, अंदर चलना चाहिए, अब हमें कोई नहीं रोक सकता और जो भी आगे आए उसे उड़ाते चलो। वैसे भी उस इंसान को पता होना चाहिए डेविल इज बैक, उसने मेरे अपनों को बहुत तकलीफ दी है, अब मेरी बारी, अब मैं उसे बताता हूँ बंदिश चौहान किस चीज का नाम है। आज तक उसने सिर्फ बंदिश को देखा है, अब वो मेरे असली रूप को देखेगा। आई एम द डेविल, डेविल इज द बैक। बंदिश की बात सुनकर दक्ष और चिराग भी डर जाते हैं
क्यों बहुत लंबे टाइम से उन्होंने बंदिश का डेविल वाला रूप नहीं देखा था, क्योंकि ये रूप हमेशा जब बंदिश और अंडरवर्ल्ड में किसी मीटिंग के लिए जाता था, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए, तभी दिखाई देता था। और आज उनको बंदिश का वही रूप दिखाई दे रहा था। जब वो सब बंदिश की तरफ देखते हैं तो बंदिश अपने दोनों हाथों में गन लेकर आगे बढ़ जाता है, अपने किसी भी आदमी को आगे नहीं जाने देता और खुद एक शैतान की तरह दोनों हाथों से हर उस इंसान पर जो उसके सामने आकर खड़ा हो रहा था उस पर लगातार फायरिंग कर रहा था और उन्हें अपने रास्ते से हटा रहा था। ये देखते हुए शेर खान भी अपनी गन अपने हाथ में लेता है और उसके साथ आगे आगे भागने लगता है। वो सब आदमियों को अपनी गन से मार गिराते हैं और जाकर उस दरवाजे को लात मारकर ही तोड़ देते हैं। इतना बड़ा दरवाजा जब टूट कर गिरता है तो वहां पर शोर होता है और अंदर जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं सब बाहर भाग कर आते हैं और बंदिश पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बंदिश तो जैसे अपने आप में ही नहीं था, वो किसी तरह नहीं देखता और अपनी गन उठाकर चारों तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। 2 मिनट के अंदर वहां पर उन्हें सबकी लाशें गिरी हुई दिखाई देती हैं। उन लाशों को देखते हुए चिराग और दक्ष भी बंदिश के पीछे खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ नजर घुमाने लगते हैं। बंदिश सामने देखते हुए उन सब से कहता है, चलो अब अंदर चलते हैं और जो कोई भी सामने आए उसे खत्म कर देना, और अगर वो इंसान किसी के सामने आए तो उसे कोई एक खरोच तक आने देगा। क्या होने वाला है पुणे में जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी फॉर्ज मैरिज विद डेविल। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।